और फिर उसका बाद में रिपीटेशन हो गया तो वो व्याख्यास्यामः वगैरह ऐसा कहते हैं, जो पहले लेक्चर में कहा तंत्रोक्तम विधि मासिता इसके समय में। तो आहार विधि विधान जो है, और आज भी एक हेतु के ढूंढते समय सूत्रस्थान अध्याय 28 में जो एक हितम एवं अनुरुंध्यात जो सूत्र देखा था हमने विधि, उसमें भी विधि शब्द आया था। उस विषय के अनुषंग से आहार विधि विधान का वर्णन शुरू हुआ। उसमें जीर्णे अश्नीयात का वर्णन आज 2 बार हुआ है। उसमें नीचे एक वाक्य है वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात। इसका मतलब है कि विरुद्ध वीर्य के, पहले शब्दशः अर्थ है कि अविरुद्ध वीर्य सेवन करना चाहिए। इसका विपर्य क्या है? विरुद्ध वीर्य के आहार विहार सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये विधि समझने के लिए हमें विरुद्ध ये संकल्पना समझनी चाहिए कि व्हाट इज विरुद्ध। आपको विरुद्ध क्या लगता है? जैसे हमने प्रकोप के बारे में देखा था, वैसे विरुद्ध आपको क्या लगता है वो एक लाइन में लिखिए या मन में सोच के रखिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूं कि इसको विरुद्ध कहते हैं, दिस इज विरुद्ध। एक तो लिख के रखिए या फिर आपके मन में सोचिए। सोच लिया? अब ये सूत्र देखेंगे हम, पेज नंबर 237। बाजू सूत्र निकाला, वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात अविरुद्ध वीर्यम अश्नन्हि विरुद्ध वीर्य आहारजैहि विकारैहि न उपसृज्यते। विरुद्ध वीर्य सेवन करने से जो विकार होते हैं वो अविरुद्ध वीर्य के सेवन करने से उपसर्ग नहीं देते, तकलीफ नहीं देते। तस्मात् वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात। अविरुद्ध वीर्य के पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विधि है, आहार विधि है, और उसका विधान कहा गया है यहां पर इसमें। उसकी टीका है विरुद्ध वीर्य आहारजैहि इति कुष्ठ आंध्य विसर्पाद्यैहि आत्रेय भद्रकाप्ये उक्तैहि। आत्रेय भद्रकाप्य नाम का चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 जो है, उसमें विरुद्ध वीर्याशन से होने वाले जो विकार बताए वो देखेंगे। वो अविरुद्ध वीर्य आहार के सेवन से नहीं होते, उपसर्ग नहीं होते। अभी ये समझने के लिए, ये अगर आहार विधि है, ये समझने के लिए हमें विरुद्ध संकल्पना समझनी चाहिए कि विरुद्ध क्या है। क्योंकि विरुद्ध वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात, यह अगर नियम है तो वीर्य विरुद्ध सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर ये विधि है तो हमें विरुद्ध संकल्पना क्या है वो हमें समझनी चाहिए। आपने सबने अपने अपने मन में या कागज पे विरुद्ध किसको कहते हैं वो लिखा होगा। अभी हम यहाँ पे आत्रेय भद्रकाप्य का उल्लेख है, तो विरुद्ध की संकल्पना उसी अध्याय में है, वो हम देखेंगे। चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 सूत्र क्रमांक 79। एटी से शुरुआत करेंगे। 80 पेज नंबर 149। एवं उक्तवंतम भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच भगवन् श्रुतम एतत् अविततम
अर्थ संपदयुक्तम भगवतः यथावत द्रव्य गुण कर्माधिकारे वचः। आपने यथावत मतलब विस्तार से जो द्रव्य गुण कर्म का अधिकार बताया वो हमने अवितथम श्रुत किया, अच्छी तरह से सुना। परम बट उसको एक शंका है, मन में एक शंका है। आहार विकाराणाम वैरोधिकानाम लक्षणम अनस्ति संक्षेपेण उपदिश्यमानम शुश्रूषाम अहम इति। उसको इच्छा है शुश्रूषा मह इति, वो महे असेल ते शुश्रूषा महे, यही सही होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मुझे सुनने की इच्छा है, आवहे आमहे, हमें सुनने की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने कहा है, जैसे सुश्रुत में कहा है कि सब शिष्यों के प्रश्न अकेला सुश्रुत पूछेगा, तो वैसे यहां पे अग्निवेश ने सवाल पूछे सब पर, शिष्य सभी हैं साथ में बैठे सुनने के लिए। तो हम सबको ये प्रश्न है कि वैरोधिक आहार के लक्षण क्या है, और वो हमें अनति संक्षेप, अत्यंत संक्षेप में भी नहीं और अति विस्तार से भी नहीं, ऐसे हमें योग्य शब्दों में आप हमें बताइए, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है। बाद में वो कहते हैं तम उवाच, उनको कहा अत्रेय जी ने, भगवान अत्रेय तम उवाच देह धातु प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि देह धातु भी विरोधम आपद्यन्ते। एक एक शब्द देखेंगे। देह धातु, इसके धातु की टीका में देखिए, नीचे है धातु इति रसादीनाम वातादीनाम च प्रकृतिस्थानाम, प्रकृतिस्थ शरीर के सारे घटक ये धातु है। तो देह धातु प्रत्यनीक, देह धातु को प्रत्यनीक होने वाले द्रव्य कैसे है, देह धातु को विरोध करते हैं। ठीक है, अभी इसके ज्यादा विस्तार अभी नहीं करेंगे, वो आगे हो जाएगा। ये शब्दशः उसका अर्थ है। उसी के नीचे टीका में विरोधम आपद्यंत की टीका है। विरोधम आपद्यंत इति देह धातूनाम विरोधम आचरन्ति दूषयन्ति इति यावत। देह धातु को विरोध करता है, इसका अर्थ क्या है, वो देह धातु को दुष्ट करता है, ये अर्थ अभिप्रेत है। विरोध मतलब वो ऑपोजिट गुण का है, ये इतना ही अर्थ नहीं है। देह धातु को, देह धातु के गुण के प्रत्यनिक द्रव्य देह धातु को दुष्ट करते हैं, इसी को विरोध कहते हैं। इसके लिए एक और संदर्भ आपको बताता हूं। चरक विमान स्थान अध्याय 5, पेज नंबर 252 मिल गया। विमान स्थान अध्याय 5 सूत्र क्रमांक 23। आहारस्य विहारस्य यहां स्यात् दोष गुणैः समः धातुभिः विगुणश्चापि स्रोतसांस प्रदूषकः। यहां पे विगुण शब्द है, और नीचे टीका, सबको मिल गया सूत्र। नीचे टीका है धातुभिः विगुण इति धातु विरोधक स्वभाव, पर फिर से शब्द आ गए विरोधक। धातु को विरोधक है, इसको धातु विगुण कहते हैं। न तो धातु विपरीत गुण विगुण, धातु के गुण के विपरीत गुण, ऑपोजिट गुण, ये विगुण का अर्थ नहीं है। जो गुण धातु को दुष्ट करेगा उसको विगुण विरोधक स्वभाव ही कहते हैं। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है आगे, दिवा स्वप्न मेद्यादयः ही मेदसा समान गुणः एव मेदो दूषका भवन्ति। दिवा स्वप्न मेद्य आहार विहार आदि ये मेद के समान गुण के होते हुए भी मेद को दुष्ट करते हैं। तो विरोध, इसका अर्थ सिर्फ ऑपोजिट नहीं है। हमारे मन में विरुद्ध का जब भी प्रश्न आता है, एग्जाम में हमें तो एक ही उदाहरण आता है, चिलचिम मासा और दुग्ध। ठीक है, या
फ्रूट और दुग्ध, दधी और लवण, घृत मधु, यही उदाहरण है। और हमें क्या लगता है ये विरुद्ध है, परस्पर के गुण के ऑपोजिट है, ऐसा है, ठीक है। वो मन में रख के हम आगे जाएंगे। फिर से हम सूत्र स्थान 26 जो चैप्टर है उसकी 81 जो सूत्र है उसके ऊपर आएंगे। देह धातु प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि देह धातु भी विरोधम आपद्यन्ते। इसका हमने अभी अन्वय उहन क्या किया, सर इथे हा मुद्दा स्पष्ट करायचा की क्रायटेरिया आपल्याला व्याख्या माहिती आहे, क्रायटेरिया माहित नाही ते ग्रंथकार देतात हे सांगायचं आणि पुढे जायचं एस्टॅब्लिश सांगायचं। सर बसूनच बोलतो। हमें विरुद्ध की एक संकल्पना सबको याद है, यह किंचित दोषमाश्रय न निर्भरति कायतः आहारजातं तत्सर्वं विरुद्धानि उपकल्पते। किंतु विरुद्ध क्राइटेरिया क्या है, किसको विरुद्ध कहेंगे, उसका वर्णन श्लोक में नहीं है। विरुद्ध किसको कहेंगे, एक दो उदाहरण आपको दे दिए, और क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया इस सूत्र में केवल 2 शब्दों में बताया जा रहा है, इसको आपको उभर करके विस्तारित करना है। केवल 2 शब्दों में दिया है, और वो 2 शब्दों में यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, उस पर तंत्रयुक्ति लगाओगे, तो आपको विरुद्ध के क्राइटेरिया स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस सूत्र को क्राइटेरिया के सूत्र इस रूप में पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपके मन में एकदम प्रकाश पड़ जाएगा, कितने विरुद्ध हम अपने जीवन में करते हैं और उसको विरुद्ध हम क्यों कहेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये एकदम साफ हो जाएगा। उसको पढ़ो। वो उत्क्लेश दोषान न हरित द्रव्य, वो भी विरुद्ध की व्याख्या है। यहाँ पे सूत्र जो सर ने अभी सूत्र बताया 85 में, 26 के 85 में, यद किंचित दोषम आश्रव्यम न निर्हरिति कायतः आहार जातम तत्सर्वम अहिताय उपपद्यते। इसको विरुद्ध ये हम एग्जाम में लिखते हैं, पर जैसे सर ने अभी कहा कि उसके क्राइटेरिया क्या है वो हमें देखने कि किसको विरुद्ध कहेंगे। तो हमने क्या देखा, देह धातु भी प्रत्यनीक भूतानि द्रव्याणि देह धातु भी विरोधम आपद्यन्ते। विरोधम आपद्यन्ते इसका मतलब क्या है, जो धातुओं को दुष्ट करता है, धातु मतलब सभी को, दोष धातु मतलब सबको, जो दुष्ट करता है उसको विरोध ऐसा कहते हैं। उसके क्राइटेरिया क्या है वो अभी एक एक करके देखेंगे। परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित, सूत्र पहले पढ़ लेता हूं मैं। परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित कानिचित संयोगात् संस्काराद अपराणि देश काल मात्रादिभिश्च अपराणि तथा स्वभावात् अपराणि। पहला शब्द है परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित। शब्द में सॉरी ग्रंथ लिखते वक्त केवल संस्कृत वाक्य में जहां जहां यथा आता है वहां कहीं पे उस वाक्य में तथा होना ही चाहिए। अगर स्पष्टता से लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो हमें वो लगा के वाक्य पूरा करना चाहिए। यथा तथा, यस्मात् तस्मात्, यस्मिन् तस्मिन्, कस्यचित् कस्यचित्, कानिचित् कानिचित्, इसको कहते हैं वाक्य शेष तंत्र युक्ति। वाक्य में, पूरे वाक्य में वो शेष है, मतलब पूरा लिखा गया नहीं है, हमें वो पूरा लिखना चाहिए। कई जगह पूरा लिखा होता है और कई जगह नहीं लिखा होता है, तो हमारी तंत्रयुक्ति के आधार से हमें वो पूरा करना पड़ता है। एक जगह ग्रंथकार ने ये कानिचित शब्द से पूरा करके लिखा है। कानिचित मतलब कुछ, संस्कृत में जहां पर चित शब्द आता है
कानिचित, इसका अर्थ यह है उसको विकल्प होना ही चाहिए। कानिचित परस्पर गुण विरुद्धानी, इतना कहने के बाद चित शब्द से और कुछ अर्थ निकलना अनिवार्य है। जहाँ चित है वहाँ विकल्प है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ लोग, कुछ छात्र एमडी के हैं, इसका विकल्प क्या होगा? कुछ छात्र बीएमएस के हैं, कुछ पीएचडी के हैं, कुछ छात्र हैं, विकल्प क्या होगा? कुछ अध्यापक हैं। आगे बेटी, ये चित शब्द में विकल्प है। आगे इंद्रिय स्थान अध्याय 1 सूत्र नंबर 354। इंद्रिय स्थान अध्याय 1 सूत्र नंबर 4। तीन नंबर के सूत्र में पिछले पेज पर एक 47 घटकों का वर्णन है कि इसके अरिष्ट के लक्षण हमें इस स्थान में देखने हैं। और ये सूत्र होने के बाद में 4 नंबर के सूत्र में वो कहते हैं तत्र तु खलु एषाम परीक्षाणाम कानिचित पुरुषम अनाश्रितानि कानिचित पुरुष संश्रयाणि। इस अरिष्ट के सूचक लक्षणों में कुछ लक्षण पुरुष के आश्रित है, जैसे वर्ण, स्वर, गंध, पुष्पितकारिष्ट, स्पर्शारिष्ट, ये पुरुष के आश्रित है। और कुछ अरिष्ट लक्षण ये पुरुष शरीर के आश्रित नहीं है, जैसे दूतारिष्ट, पथिगमने अरिष्ट, स्वप्नारिष्ट। ये जो अरिष्ट है या उसमें घर में जाने के बाद में जो जो लक्षण दिखाई देते हैं, ये लक्षण पुरुष शरीर के आश्रित नहीं है। तो कानिचित पुरुषम संश्रयाणि कानिचित पुरुषम अनाश्रितानि। अभी जैसे सर ने कहा कि अत्र कानिचित स्त्रियः कानिचित पुरुषः कानिचित विद्यार्थिनः कानिचित अध्यापकः। अगर जैसे ये पूरा वाक्य हो गया, अगर मैं आधा ही कहूं तो कानिचित विद्यार्थी, इसका वाक्यशेष क्या है? अध्यापक। कानिचित गौरवर्णः, इसका मतलब क्या है? कानिचित कृष्ण, कानिचित श्यामः, कानिचित श्यामावदातः। कानिचित उपपक्ष्मयुक्तः, कानिचित उपपक्ष्म विरहितः, कानिचित कर्णपिशाचयुक्तः। मोबाइल नहीं, अत्र न कानिचित कर्णपिशाचयुक्तः कानिचित कर्णपिशाच विरहितः। तो ये कानिचित वाक्यशेष तंत्र युक्ति। तो यहां पे इंद्रिय स्थान में सूत्र लिखते वक्त वो वाक्य पूरा किया है। अभी यहां पे जो विरुद्ध की व्याख्या क्राइटेरिया लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि अग्निवेश ने पूछा है कि हमें वैरोधिका नाम आहार विकार नाम लक्षणम अभिधाय, हमें लक्षण बताओ किसको विरोध कहते हैं, क्राइटेरिया बताओ हमें। तो वो क्राइटेरिया बताते हैं, वो सूत्र है परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित। इसका शेष क्या हुआ? परस्पर गुण समानानि कानिचित। विरुद्ध के द्रव्यों में कुछ में 2 गुण परस्पर के विरुद्ध हो सकते हैं, किसी में परस्पर के समान भी हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ी देर के लिए हम एक संदर्भ और देखेंगे। तो सुबह देखा है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 20 सूत्र क्रमांक 70। जिनके पास सुश्रुत नहीं है वो सूत्र नंबर लिख लीजिए, बाद में देखिए। सूत्र स्थान सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 20। सुश्रुत सिर्फ शल्य तंत्र का ग्रंथ नहीं है, वो शल्य प्रधान है, पर उसमें भी बहुत सारे रत्न तुल्य संदर्भ है। वैसा ही ये सूत्र है, सुबह देखा हमने ये तरतम योग युक्तांश भावान अति स्निग्धान
अति रुक्षान, अति उष्णान, अति शीतान इति एवं आदि विवर्जयेत्। द्रव्यों में जो गुण होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं। स्निग्ध, स्निग्धतर, स्निग्धतम, रुक्ष, रुक्षतर, रुक्षतम, शर्करा, इक्षु और मधुर, गुड़। ये चारों मधुर द्रव्य रस है, पर एक सामान्य मधुर है, एक तरल मधुर है, एक मधुरतम है। तो नित्य सेवनीय द्रव्यों के क्राइटेरिया क्या है कि जो द्रव्य सामान्य गुण से युक्त है वो नित्य सेवनीय है, और जो तरतम से युक्त है वो विवर्जय, उसका अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, वो बलवान गुण है। ठीक है, वो गुण बलवान है। ऐसे 2 बलवान गुण से युक्त द्रव्य या एक आहार एक विहार या दोनों विहार, दोनों आहार 2 आहार विहार या एक आहार एक विहार अगर बलवान गुण से युक्त है, वो परस्पर के समान गुण है या परस्पर के विरुद्ध गुण है, वो विरुद्ध होते हैं। मतलब क्या है, देह धातु को दुष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण, अति शीत ऋतु है, कड़ी ठंडी है, दिसंबर की ठंडी है, और रुग्ण या हम कोई ठंडी में रात को 11 बजे बिना किसी प्रोटेक्शन के गाड़ी पे, 2 व्हीलर पे बाल हवा में उड़ता जाए ऐसे करके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अति शीत ऋतु में अति शीत विहार हो गया। उसी ऋतु में ठंडा चिल्ड पानी पी लिया, अति शीत गुण का ऋतु, अति शीत गुण का जलपान, ये शरीर को दुष्ट करने वाला है। समान गुण से ही, दोनों समान गुण है। अति उष्ण ऋतु है, मई महीना है, दोपहर के 12 बजे है, कड़ी धूप है, और ऐसे धूप में अगर हम चिल्ड पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से उष्माघात होकर रुग्ण मरते हैं। 12 बजे कोल्ड ड्रिंक पिया धूप में खड़े होके तो उष्माघात होता है। ये एक अति उष्ण बलवान है, एक अति शीत बलवान है। ये परस्पर विरुद्ध गुण के देह धातु को दुष्ट करने वाला है। ये उदाहरण और उदाहरण आगे हम देखेंगे। अभी यहां कहने का महत्व का मुद्दा विषय यह है कि 2 द्रव्य या 2 विहार या एक विहार एक द्रव्य, ये परस्पर के गुण के समान है या परस्पर गुण के विरुद्ध है, विपरीत है, और वो दोनों गुण बलवान है, तो वो एक साथ अगर उनका सेवन किया जाए तो वो देह धातु को दुष्ट करते हैं। इसी को विरुद्ध कहते हैं। एक मिनट, यहां पर परस्पर समान गुण के अथवा परस्पर विपरीत गुण के द्रव्य विरुद्ध होते हैं, ये वाक्य बनाया वाक्य शेष तंत्र के आधार पर। इसमें मन में संशय उत्पन्न होता है। वो ये है कि हम भोजन करते हैं तो थाली में समान गुण के भी होते हैं और विरुद्ध गुण के भी होते हैं। ये विरुद्ध नहीं है? अब यहां पर उहन करना है, यहां उहन कंप्लीट लगाना है कि हम नित्य सेवनीय पदार्थ खाते हैं, चावल, गेहूं, मूंग की दाल, अदरक और भोजन के सभी जो द्रव्य है, ये परस्पर समान परस्पर विरुद्ध है। मधुर है, कटु है, शीत है, उष्ण है, इनको विरुद्ध क्यों नहीं कहते हैं लोग? ये नित्य सेवनीय है, ये सामान्य गुण के है, अतः परस्पर गुण समानानि परस्पर गुण विरुद्धानि, इस नियम से ये विरुद्ध होने चाहिए, लेकिन ये विरुद्ध नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्य गुण के परस्पर विरुद्ध और सामान्य गुण के परस्पर समान, ये विरुद्ध नहीं है। फिर कौन है जो सामान्य के परे है, यानी
तरतम है, वही विरुद्ध है। इसलिए विरुद्ध की व्याख्या में बलवान समान गुण के, बलवान विपरीत गुण के एक साथ सेवन करना ही विरुद्ध है। जितने तंत्रयुक्ति कौन सी लगाई? ऊहन। ऊहन क्यों लगाई? आहार में वैपरीत्य है, आहार को विरुद्ध नहीं कह सकते हैं। इसका अर्थ जो इसमें और कुछ एडिशन होना चाहिए। वो एडिशन क्या है? बलवान गुण का परस्पर विरुद्ध, बलवान गुण का समान। ये एडिशन आपको करना है। ये एडिशन ग्रंथ में नहीं है, आपको उभन तंत्र से करना है। ध्यान में आया? अब इस बात को वाग्भट ने बलवान शब्द डालकर नई व्याख्या बना दी है, तो अभी नहीं बताएगा। आखिर में बताना था, ठीक बता दिया। आखिर में बताना था वो जो ऊहन हमने ये किया, जो अभी सर कह रहे थे कि ऊहन तंत्र युक्ति लगा के जो हमने किया, ये ऊहन वाग्भट ने भी किया था। मैंने कल एक बात बताई कि वाग्भट इज अ गुड टीचर। वो एकमेव व्यक्ति ऐसा है मेरे हिसाब से कि जिसको चरक पूरा समझा है आज तक के सारे लोगों में। ओनली वन वाग्भट। और उसने हर जगह जहां जहां चरक में तंत्रयुक्ति लगा के वो, क्योंकि बीच में काल बहुत गए हैं, काल लिखने की भी शैली बदल गई होगी, बुद्धि में भी परिवर्तन आया होगा, तो कई ऐसे संदर्भ प्राप्त होते हैं कि चरक का जो वाक्य है वो सिंपल करके उसमें ऊहन से और थोड़ा सा अच्छा करके क्लियर करके वाग्भट कर देते हैं। और वाग्भट इसका मतलब अष्टांग हृदय नहीं, अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय सिर्फ कंठस्थ होने के लिए, अष्टांग संग्रह पढ़ना चाहिए। तो अष्टांग संग्रह उसने एक सूत्र में अध्याय लिख दिया, विरुद्ध विज्ञानी अध्याय चैप्टर 9, और उसमें व्याख्या की। 18 नंबर के सूत्र है, अगर संग्रह होगा तो आप निकालिए नारायण जी। 9/18 सूत्रस्थ 9, इसी दूसरे कॉलम में ऐसा सूत्र है ऊपर, विरुद्ध विज्ञानीय 18 नंबर का सूत्र। इस चातुर्मास में संग्रह पढ़ डालो पूरा। चातुर्मास करना है मतलब संग्रह पठन करना। ये 10वां साल है मेरा कि एक चातुर्मास में मैं एक पूरी संहिता पठन करता हूं। ठीक है, पढ़ो। बलि नाम, बलिनां मिथो गुणानां विषमतया समतया अभ्युभयाथापि संस्कारादिवशेन च भवति निसर्गादपि विरोधः। बलि नाम विषमतया मतलब ऑपोजिट, समतया मतलब समान, तथा उभयता अपि मतलब कुछ द्रव्य ऑपोजिट हो सकते हैं, कुछ द्रव्य कुछ गुण समान हो सकते हैं। ऐसे परस्पर समान या परस्पर विरुद्ध बलवान गुण जब होते हैं तभी वो विरोधी रहते हैं। विरोधी मतलब देह धातु को दुष्ट करते। कभी कभी ये परस्पर समान और परस्पर विपरीत एक ही द्रव्य में हो सकते हैं। हाँ, वो एक द्रव्य में भी हो सकते हैं। इसके उदाहरण आगे है कानिचित संयोगा। इसका वाक्यशेष क्या हो गया? कानिचित वियोगा। जो द्रव्य एक साथ संयोग से सेवन करने चाहिए, अगर वो नहीं किया तो भी वो विरुद्ध होता है। और जो द्रव्य एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, उनका एक साथ संयोग से सेवन किया तो भी वो विरुद्ध होता है, पर वो बलवान होने चाहिए। आगे है संस्काराद अपराणी, मतलब कुछ संस्कार से विरुद्ध होते हैं। मतलब क्या? द्रव्य के ऊपर ऐसा संस्कार किया कि जिससे देह धातु दुष्ट हो जाए। जैसे मधु के ऊपर उष्ण संस्कार किया तो वो विष हो जाएगा और देह धातु को दुष्ट कर देगा। तो ये संस्कार कुछ संस्कार से विरुद्ध होते हैं। देश काल मात्रादिभिश्च अपराणी, कुछ देशतः विरुद्ध होते हैं, कालतः विरुद्ध होते हैं, मात्रतः विरुद्ध होते हैं। ये उदाहरण हम एक एक देखने, अगर आपको वक्त है मैं एक एक उदाहरण बताना चाहूंगा। और तथा स्वभावाद अपराणी, कुछ द्रव्य स्वभाव से ही विरुद्ध होते हैं, मतलब स्वभाव से ही निसर्गतः वो शरीर को दुष्ट करने वाले होते हैं, यथा विष। वो स्थावर हो या जांगम हो,
वो स्वभाव से ही देह धातु को दुष्ट करते हैं, वो विरुद्ध होते हैं शरीर को। तो विरुद्ध के हमने ये लक्षण देखे अभी इसको यहां तक। उदाहरण आगे ग्रंथकारों की पद्धति है वर्णन करने की। वो पहले एक सिद्धांत बता देते हैं और फिर बाद में उसके उदाहरण भी बताते हैं। ये कहने के बाद में आगे कहते हैं तत्र अभी यानी आहारम अधिकृत्य, मतलब आहार विहार आचार विचार इन सब में जो विरोधी है, इतनी बड़ी विरुद्ध संकल्पना है, उसमें से हम सिर्फ आहार के अधिकरण से उदाहरण देंगे। इसका अभिप्राय क्या है? यह हमारी जिम्मेदारी है कि विहार के विरुद्ध हमें ढूंढ के उसमें ऐड करने चाहिए, और वो आज के विरुद्ध होने चाहिए, ग्रंथ के नहीं। हम एक एक उदाहरण देंगे आगे। पहले ग्रंथ का क्या है पहले देखते हैं। तत्र यानी आहारम अधिकृत्य भूयिष्ठम उपयुज्यन्ते, और वो भी विरुद्ध कैसे बता रहे हैं हम? जो अभी उस समय, उनके समय में ज्यादा मात्रा में लोग सेवन करते थे, ऐसे जो विरुद्ध है। और उसमें भी तेषाम एक देशम, एक देश तंत्रयुक्ति है, मतलब कुछ उदाहरण हम दे रहे, उदाहरण मात्र दे रहे हैं। ऐसे वैरोधिक जो है उसका उपदेक्षामः, हम उसका उपदेश करेंगे। उसमें एक उदाहरण देते हैं वो न मत्स्यान सह पयसा अभ्यवरे, फेमस। दूध के साथ मत्स्य सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? उभयम ही एतत् मधुरम, दोनों मधुर रस के हैं। ये उनका परस्पर बलवान समान गुण है। उभयम ही एतत् मधुर विपाक, दोनों ही मधुर विपाकी है, और वो भी बलवान मधुर विपाक है, सामान्य मधुर विपाक नहीं है। ये भी समान गुण है, बलवान। उभयम ही महावेशंदी, दुग्ध भी महावेशंदी है और मत्स्य भी महावेशंदी है। जो मत्स्य स्थिर पानी में रहते हैं, आप मत्स्य देखिए, कुछ मत्स्य एकदम ऐसे ऐसे जोरदार इधर उधर घूमते रहते हैं, वो लघु होते हैं, और जो एकदम ऐसे आराम से चलते रहते हैं वो गुरु होते हैं। ये उहन कैसे किया हमने? सुश्रुत ने बकरी का उदाहरण दिया है कि बकरी अजा ये धूप में जाती है, चलती है, ऊपर नीचे करती है, एक जगह बैठती नहीं है, इसलिए उसका दूध लघु है। जो गाय तबेले क्या कहते हैं उसकी जगह जो है, वो क्या कुछ कहते हैं, गौशाला, गौशाला में बंधी हुई है, उसको डायरेक्ट फूड सामने आ रहा है, उसको घूमने के लिए कुछ जरूर नहीं पड़ती है फूड ढूंढने के लिए, उसका दुग्ध गुरु होता है, उसको धूप नहीं लगती है गाय को, उसका दूध। पर जो गाय इधर उधर घूमती है, पर्वत के ऊपर जाती है, खुद ढूंढ के खाना खाती है, उसका दुग्ध लघु होता है, जिसको धूप लगती है। इसी से हमने लिया कि जो मत्स्य आराम से तैरता है पानी में, वो गुरु है, और वो पानी में है इसलिए महाविष्णु भी है। और ऐसा अगर मत्स्य दुग्ध, जो भी खुद दुग्ध भी महाविष्णु है, ये महाविष्णु, ये भी उनका दोनों का बलवान समान गुण है। और आगे कहते हैं शीत उष्णत्वाद विरुद्ध वीर्यम, मत्स्य उष्ण वीर्य है, दुग्ध शीत वीर्य है, ये उनका बलवान विपरीत गुण है। इसलिए हमने जो ऊहन किया था कि बलवान समान गुण भी और बलवान विरुद्ध गुण भी, ये एक ही दो संयोग में हो सकते हैं, द्रव्यों में हो सकते, दो जिसके साथ सेवन कर रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ ऑपोजिट है, ये सिर्फ समान है, ऐसा नहीं है। कुछ गुण उभयतया भी, ऐसा वाग्भट ने इसलिए कह दिया, कुछ गुण बलवान समान है और कुछ गुण बलवान विरुद्ध भी, विपरीत भी हो, एक ही संयोग में हो सकते हैं, तो वो विरुद्ध होते हैं। क्या करते हैं वो? विरुद्ध वीर्यत्वात् शोणित प्रदूषणाय महाभिसंधित्वात् मार्ग उपरोधाय, इसलिए ये दो देह धातु को दुष्ट करते हैं और वो विरुद्ध होते हैं। आगे उन्होंने एक कुछ उदाहरण दिए हैं, वो छोड़ दीजिए। हमारी अभी जिम्मेदारी है कि आज क्या क्या करते हैं हम। और जब ये लेक्चर सर ने पहली बार, मतलब हमारी बैच तो थी, फिर जूनियर बैच भी 6 महीने के बाद हमारे पास साथ में पढ़ने के लिए आ गया।
तो उसमें एक जूनियर बैच में एक पूजा कोहली नाम की एक स्टूडेंट काय चिकित्सा में थी, अभी वो सीसीएम में काम करती है, एमडी काय चिकित्सा हो चुकी है। उन्होंने जब ये लेक्चर सर का सुना तो वो उन्होंने ये ठान ली, वो लेक्चर होने के बाद में हमें बोल रही थी कि मैं इसके ऊपर काम करने वाला हूं। मतलब एमडी विषय उनका अलग था, वो गाइड ने जो विषय दिया उन्होंने किया, प्रमेय विषय दिया था, उनके गाइड प्रमेय के बड़े मतलब उनका प्यारा सब्जेक्ट है प्रमेय, वो एक हर साल में एक प्रमेय के ऊपर काम करती है, ठीक है, अपना अपना चॉइस रहती है, पर उन्होंने वो काम कर दिया। पर उन्होंने ये किया कि मैं काम करूंगी और मैं आज के विरुद्ध ढूंढूंगी। और फिर हम सब लोगों ने बैठ के, उसमें वो लीड थी और हम तो सीनियर थे पर भी हम थे वहां पे, उसमें हमने बैठ के वो एक चार्ट किया और फिर उन्होंने एक अपडेट आयुर्वेदा नाम का एक बड़ा सेमिनार पुणे में हुआ था उस दिन, 2012 की 12 साल की ये बात है। उसमें उन्होंने ये पोस्टर प्रेजेंट किया और उस पोस्टर को उनको फर्स्ट प्राइज मिला आज के विरुद्ध। वो मेरे पास फोटो है, वो मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिए। और उसके सहायता से आप और उसको ऊहन करके उसमें एडिशन करिए कि आज क्या क्या विरुद्ध करते हैं। उदाहरण मैं बताता हूं आपको, सुबह उठने के बाद तुरंत पानी पीना, यह काल विरुद्ध है, क्योंकि सूर्योदय के बाद का पहला दिन का प्रहर यह श्लेष्मा का है और ऐसे श्लेष्मा के काल में महाभिसंधि गुरु स्निग्ध ऐसा जलपान अगर हम कर रहे हैं बिना व्यायाम किए तो वो काल विरुद्ध है। भोजन के बाद तुरंत पानी पीना यह काल विरुद्ध है। भोजन से पहले पानी पी के भोजन के लिए बैठना यह काल विरुद्ध है। चाय पीने से पहले पानी पीना यह क्रम विरुद्ध है। बहुत लोगों को ये आदत रहती है कि चाय पीने के भाई जब पानी दे दो, ठंडा पानी पीते हैं और फिर उसके ऊपर चाय पीना शुरू कर देते हैं। ये क्रम विरुद्ध है और ये हेतु दो व्याधियों का है, कुष्ठ और नेत्र रोग। सर मेरे टैनिंग हो रहा है, वो पानी और चाय बंद करो पहले। सारीवा लगाओ क्या? सारीवा से कुछ नहीं होगा, पहले वो बंद करो। मेरे आंखों के बाहर काला हो रहा है, ढूंढो ये क्या है, वो शीत उष्ण व्यत्यास। पहला हेतु है कुष्ठ का, शीत उष्ण व्यत्यास। सिजलिंग ब्राउनी बंद कर दो, कोल्ड ड्रिंक और पंजाबी फूड एक साथ खाना बंद कर दो। आइसक्रीम पकौड़ा मिल्क शेक में आइसक्रीम, यह समान गुण से विरुद्ध है गुरु, क्योंकि आइसक्रीम दुग्ध का रहता है, दुग्ध युक्त रहता है। और फिर वो अगर बटर स्कॉच या ऐसा रहेगा तो वो और गुरु पदार्थ उसमें रहेंगे। कर्ड राइस, हमारे महाराष्ट्र में एक लोग बड़े मतलब क्या कहते हैं, मस्तानी भी है, एक आहार का पदार्थ रोज रहता है, मतलब कभी कभी मतलब आदत ही है कि खाना खाने के बाद में, पूरा खाना खाने के बाद में आखिरी में भात खाना चाहिए, राइस आखिरी में। और वो कैसा खाना चाहिए? राइस, दूध, दही और लवण। और जब हम जो कोई जमाई रहता है वो कभी कभी ससुराल जाता है तो वो तो नियम से है कि जो जमाई खाने के बाद दही और भात खाता है उसकी सास खुश रहती है और वो करना ही पड़ता है कि नहीं खाना ही चाहिए आपको। उसका रिलेशन क्या है सास का और ये दही भात का मुझे पता नहीं, उसमें ध्यान नहीं। पर ये जो है देखो, लवण ये अभिसंधि है, दधी ये महाभिसंधि है, दुग्ध ये महाभिसंधि है, और भात राइस ये भी पानी में उत्पन्न होता है, पानी के काल में उत्पन्न होता है, उसको पानी बहुत लगता है, ये महाभिसंधि है। ध्यान रखना ये नित्य नहीं हो रहा है। हाँ इसके लिए भात कैसे करना है, राइस, इसकी पद्धति अष्टांग संग्रह दी है। तो ये अगर खा रहे तो ये क्या हो गया? ये संयोग विरुद्ध हो गया और ये क्रम विरुद्ध और अवस्था विरुद्ध भी हो गया।
सुबह उठने के बाद व्यायाम नहीं करना, यह अवस्था विरुद्ध है। ऋतु काल में शोधन नहीं करना, मतलब ऋतु काल मतलब ऋतु के शोधन का काल, ये आर्तव का ऋतु काल ये नहीं अर्थ है। जो ऋतु साधारण ऋतु है, शोधन का काल है, उसमें शोधन का काल होते हुए भी शोधन नहीं करना, यह भी अवस्था विरुद्ध है, काल विरुद्ध है। पिज्जा खाने जाते हैं और पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या सिनेमा में जाते हैं और सिनेमा में जाते हुए वो पॉपकॉर्न लेके जाते हैं और फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न, टोमेटो फ्लेवर, चीज फ्लेवर, देखो चीज फ्लेवर आ रहा है, सबके विरुद्ध आ रहे हैं बाहर, कैरामल विरुद्ध, और वो पूरा फिल्म होने तक वो लघु गुण का है, फिर भी मात्रा ज्यादा हो गई, विरुद्ध है, मात्रा गुरु है, मात्रा विरुद्ध है। एक बार क्या हुआ, मेरे रिलेटिव है, मेरे मौसी के हस्बैंड, उन्होंने मुझे बताया, फोन किया, कह रहे मैं केदारनाथ जा रहा हूं, मैंने क्या परहेज रखना चाहिए, कि वो ठंडा प्रदेश है, क्या क्या मुझे करना चाहिए, लोग पूछते हैं हमें। तो मैंने कहा कि देखो वो ठंडा है, बहुत ठंड रहेगी, तो आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रखिए आपके पास में और थोड़ा थोड़ा खाइए, खा लीजिए। और एक 10 दिन के बाद मुझे फोन आया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं एयरप्लेन से नासिक आ रहा हूँ, मतलब बॉम्बे आ रहा हूँ, और फिर मुझे बहुत एडमिट करना पड़ेगा ICU में, बहुत ऐसा कुछ। तो मुझे लगा क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, केदारनाथ के लिए वो गए, यहाँ से फ्लाइट से दिल्ली, फिर वहां से बस से गौरी कुंड तक, और गौरी कुंड से घोड़े पे बैठे, मतलब कहीं पे कुछ मिट्टी नहीं लगी। कष्ट होना चाहिए ना ये तीर्थ यात्रा में। वो घोड़े पे बैठे, पहले ही प्रमेय के रुग्ण है, स्थूल है, घोड़े पे बैठे, और जैसे बैठे उनको याद आया कि मैंने कहा था ड्राई फ्रूट्स खाओ। उन्होंने घोड़े पे बैठ के वो थैली खोली, और गौरी कुंड से केदारनाथ का रास्ता 4 घंटे का है, 4 घंटे में पूरी थैली खाली कर दी। इधर देखते देखते घोड़ा चल रहा है, बैठे बैठे खा लिया पूरा, और जैसे केदारनाथ पहुंचे उनको वॉमिटिंग शुरू हुई, और इतना वॉमिटिंग हुआ कि बिना केदारनाथ का दर्शन करते हुए उनको हेलीकॉप्टर से नीचे लाना पड़ा, और वहां से प्लेन से बॉम्बे आना, मतलब दर्शन तो दूर हो गए, और मेरे ऊपर आ गया कि तुमने बोला था ड्राई फ्रूट का, ये पाप मेरे सर आ गया। मैंने कहा आपको थोड़ा खाने के लिए बोला था, पूरी थैली खाने के लिए नहीं बोला था। ये मात्रा विरुद्ध है, अति मात्रा शब्द, ये मात्रा विरुद्ध है। तो लोगों को पथ्य बताते वक्त उसके बाद में मैं बहुत सोच समझ के पथ्य बताता हूं। जो मैंने बताया था गुड़ शुंठी, और उन्होंने सिर्फ गुड़ खा रहे थे, वो विरुद्ध, वियोग विरुद्ध है। कानिचित वियोग, संयोग करके खाना चाहिए, वो बिना संयोग की एक एक पदार्थ खा रहे हैं। इस तरह के आजकल के जमाने के हम क्या क्या विरुद्ध, दिवा सौंप कर रहे हैं, काल विरुद्ध है, कोष्ठ विरुद्ध है, अवस्था विरुद्ध है। अनूप देश में अनूप गुण के ही पदार्थ सेवन करना, अनूप देश में शीत स्निग्ध गुरु ऐसे पदार्थ सेवन करना, ये देश विरुद्ध है। ऋतु जिस गुण का है उसके समान गुण का सेवन करना, ये ऋतु विरुद्ध है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा? आप देखिए दिनचर्या कैसी है। दिनचर्या में दिन का काल जिसका है, जिस दोष का है, उसके विरुद्ध गुण के विहार करने के लिए कहा है। सुबह के काल में अंजन, नस्य, तर्पण, तांबुल सेवन, गंडूष, धूम्रपान, ये कहा है। ये 12 बजे उठ के करने लगेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। दिनचर्या कैसे बैठा, कैसे तैयार की है? दिन के काल के जो गुण है उसके विपरीत विहार और आहार। आज हम क्या करते हैं, दोपहर को 12 या 2 बजे के बीच में खाते हैं। अभी बैंक में 3 बजे छुट्टी होती है। 3 बजे कौन सा दोष का काल है? वात का है। मतलब हमें खाना कब खाना चाहिए?
जब पित्त के काल में उनका अम्लावस्था तक होना चाहिए। मतलब हमें श्लेष्मा के काल में शुरुआत में खाना खाना चाहिए। हम पित्त का काल व्यतीत करके वात के काल में खाना खाते हैं, उनका मधुरावस्था पाक वात के काल में होता है। उसके दिन के फिर आगे के शाम के पहले रात के पहले प्रहर जो श्लेष्मा का काल है उसमें उनका अम्लावस्था पाक होता है, और पित्त के अगले अवस्था काल में उनका कटु अवस्था पाक होता है। और ये कंटिन्यू चलता है, और ये सारा अवस्था विरुद्ध है, कोष्ठ विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, देश विरुद्ध है, क्योंकि आतुर का शरीर ये भी देश है। तो योग्य काल में खाना नहीं खाना यह भी काल विरुद्ध है। कालातीत भोजन करना यह भी काल विरुद्ध है। काल से पहले मतलब भूख नहीं लगी फिर भी खाओ, वापस मिलेगा मिलेगा नहीं पता, खा लो, यह भी काल विरुद्ध है। ऋतुचर्या कैसी बैठी है? ऋतु जिस गुण का है उसके विपरीत गुण की चर्या है। अगर वो नहीं की तो भी वो ऋतु विरुद्ध है, काल विरुद्ध है। तो इस तरह से कुछ उन्होंने उदाहरण दिए हैं, एक एक सूत्र नंबर 86 से लेके 1101 तक, 101 तक। विधि विरुद्ध भी है। विधि विरुद्ध मतलब जिस विधि से आहार, उष्ण वष्णीय, तो उष्ण नहीं खाते हैं लोग, ठंडा करके खाते हैं। मेरे साथ में पढ़ने वाली एक मेरी फ्रेंड थी, वो क्या करती थी, दोपहर के टिफिन में जो रोटी आती थी वो शाम के खाने में खाती थी, और शाम के खाने में जो रोटी आती थी वो सुबह के खाने में खाती थी। उसको परिशुद्ध आहार, वो सेवन ऐसे ही करती थी, आदत थी उसको। और उसको बोला कि ऐसे क्यों करते हो? दिस इज माय स्टाइल, ये मेरा स्टाइल है। और अभी वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में है। ये विधि विरुद्ध है। उष्ण अश्निया, स्निग्ध अश्निया, जीर्णे अश्निया, वीर्य अविरुद्धम अश्निया, इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरण अश्निया। हॉस्टल में रहते लोग कैसे रहते हैं? हॉस्टल में सुबह उठे, जो वो आपने मूवी में देखते ऐसे चादर ऐसे उठ के, तो जैसे वो चादर ऐसे डाली तो वो घड़ी मतलब वो फोल्ड नहीं करते, क्योंकि रात को जब आएंगे तो ऐसे पैर डालेंगे और फिर ओढ़ेंगे, वैसे ही रहती है चादर। जाएंगे घर पे या हॉस्टल पे, एक चप्पल इधर एक चप्पल उधर, किताबें ऐसी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, झाड़ू पोछा कब लगाया था पता नहीं, और ऐसे अनिष्ट देश में बैठ के खाना खाए, सब बाजू करके बैठो बैठो सब बाजू। ये भी विधि विरुद्ध है, ये विरुद्ध है। चिपकली जा रही है ऊपर से, मेंढक यहां वहां उड़ कर रहा है और वहां पे बैठ के खाना खा रहा है, ये भी अनिष्ट देश। अजलपन, अहसन, और आज लोग खाना खाने बैठते तो इतनी बातें करते हैं, क्योंकि वक्त ही नहीं है, बाकी टाइम वक्त ही नहीं है बात करने के लिए। अजलपन, अहसन, ये अगर नहीं कर रहे हैं ये विधि विरुद्ध है। ऐसे कई विरुद्ध, पाक विरुद्ध है, कोष्ठ विरुद्ध है, अग्नि विरुद्ध है। अग्नि विरुद्ध मतलब अग्नि के सापेक्ष हमें आहार करके लेना है चाहिए। एक बार क्या हुआ, हर क्लास में ऐसे बच्चे रहते हैं थोड़े से नॉटी, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा क्या, जिनकी दिमाग चलता है वो टेढ़ा ही चलता है, ऐसे रहते हैं। तो सर एक निसर्गोपचार जो सेकंड ईयर में टॉपिक रहते हैं निसर्ग स्वस्थ वृत्त में, वो सिखाने के लिए सर आ गए। उन्होंने कहा कि जैसे शेर पानी पीता है वैसे पानी पीना चाहिए, निसर्गोपचार। पानी, शेर कैसा पानी पीता है? एक साथ बहुत पानी पी के पीता है, बहुत, ऐसा पानी, बहुत सारा पानी एक साथ पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के लोग, आयुर्वेद का था टीचर और निसर्गोपचार सिखा रहे थे। तो मेरा वो फ्रेंड खड़ा हो गया, सर एक सवाल है, वाह मतलब शेर कपड़े भी नहीं पहनता है, तो क्या हम भी कपड़े पहनना छोड़ दें? वो मलमूत्र विसर्जन के बाद शौच भी नहीं करता, मैंने तो देखा नहीं है कभी वाघ को शौच विधि करते हुए, तो अगर हम भी नहीं कर रहे, किसका क्या गुण लेना चाहिए, वो भी एक कला है ना।
शेर पानी बहुत पीता है, और वो प्यास लगने पर ही पीता है, और वो पानी के पास दौड़ के जाता है, पानी के साथ ही बैठे रहता, और जब प्यास लगे तो पीता रहता है। ऐसा नहीं करता। वो जलचर प्राणी नहीं है, जंगल प्राणी है वो नहीं देखेंगे। प्यास लगने पर पानी पीना ये नहीं देखेंगे, पानी बहुत पीता ये देखेंगे। इसलिए निसर्गोपचार ये चिकित्सा पद्धति ही नहीं है। अरे निसर्ग में नहीं रहते, निसर्गोपचार क्या करेंगे? निसर्ग में रहना चाहिए निसर्गोपचार के लिए। सीमेंट कांक्रीट में रहते हो, निसर्गोपचार करना, ये अग्नि विरुद्ध है। ऐसा पानी पीना ये अग्नि विरुद्ध है। तो हमें आज के जमाने के, आज हम क्या क्या विरुद्ध करते हैं, इसकी हमें एक लिस्ट करनी चाहिए। और ये 18 प्रकार, वो प्रकार नहीं, ये उदाहरण है। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, सात्म्य विरुद्ध, सत्व विरुद्ध। सत्व विरुद्ध मतलब क्या? जिसको मन से नहीं खाना है, वो उसको नहीं चाहिए, फिर भी दुग्ध सत्व विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध के कई प्रकार हमें ढूंढने पड़ते हैं, और ये ग्रंथ में लिखे होंगे ऐसा नहीं है। वो रुग्ण क्या करता है गलतियां, वो हमें ढूंढनी चाहिए। जैसे मैंने मिट्टी का उदाहरण बताया, कोष्ठ विरुद्ध है, अग्नि विरुद्ध है, दोष विरुद्ध है। और इस विरुद्ध से क्या क्या होता है, वो सूत्र नंबर 102 और 103 है। ये हम देखेंगे, और फिर आप ही बताइए कि कोई शेष रहा कि नहीं। देखिए, शांड, पहला क्या है? शांड, इनफर्टिलिटी, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो। शांड्य, आंध्य, आंध्य ही उपलक्षण लेना है, इससे बाधिरे भी लेना है, मूकत्व भी लेना है, गंधाज्ञान भी लेना है, सारे इंद्रियों की विकृति लेनी है। इंद्रियों की विकृति 2 प्रकार की रहती है, उपघात और उपताप, दोनों यहां पे लेने। विसर्प, दकोदराणाम, दकोदर से यकृतोदर, प्लीहोदर, बद्धबुदोदर, छिद्रोदर, वातोदर, पित्तोदर, सब उदर लेने। फिर विस्फोट, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, मद, आध्मान, गलग्रह, पांडवामय, आमविष, किलास, कुष्ठ, ग्रहणी, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, पिनस, संतान दोष मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर, दोषयुक्त संतान, और मृत्यु, ये सब विरुद्धम अन्नम प्रवदंती हेतु, इन सब का हेतु विरुद्ध अन्न है, ऐसा कहते हैं। मतलब उन्होंने देखा होगा, और आज भी हमें मिलता है। कुछ बाकी रहा तो डिसीज बाकी रहा नहीं, बाकी, हाँ, डिसीज बाकी रहा, इसमें सब आ गए, अनुक्त में सब आते हैं। तो आज हमें हर रुग्ण में वो विरुद्ध, विरुद्ध मतलब ऑपोजिट नहीं, बलवान समान, बलवान विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, वियोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, देश मात्रादि काल विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, दोष विरुद्ध, ये सब ढूंढ के हमें उसको हेतु तो वो उसका है या नहीं वो तय करके फिर स्वतंत्र और परतंत्र का ध्यान रखते हुए वो बंद करना चाहिए। और वो आज के द्रव्य भी लेने चाहिए उसमें। आज के द्रव्य तो कई अनुक्त जैसे वड़ा पाव है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर है। अग्नि अच्छा है, व्यायाम करता है, तरुण व्यक्ति है, कभी कभार 6 महीने में खा रहा है, नो प्रॉब्लम। पर रोज समोसा, बर्गर, रोज वड़ा पाव, हॉस्टल में रहते, मेरे एक फ्रेंड ने वमन करने के बाद में वड़ा पाव खाया तुरंत। उसको विपरीत गुण इच्छा हो गई, कुछ तो ऐसा चटपटा खाना खाना चाहिए, वड़ा पाव, और एडमिट करना पड़ा था उसको। फिर विरुद्ध है। और अभी आखिरी विरुद्ध का संदर्भ बताता हूं मैं, जो सुबह देखा है हमने, सूत्र नंबर 105 106, विरुद्ध अशनजान रोगान प्रतिहंति विवेचनम वमनम श्रमणम चैव पूर्वम व हित सेवनम सात्म्यतः अल्पतया वापि दीप्ताग्नेः तरुणस्य च
स्निग्ध व्यायाम बलिना विरुद्धम विततम भवे। विरुद्ध ये परतंत्र दोष प्रकोप का हेतु है, ये स्वतंत्र हेतु नहीं है विरुद्धासन। और ये वितत कब होता है? दीप्ताग्नि है, तरुण वय है, व्यायामशीलिना है, स्निग्धशीलिना है, तो ऐसे रुग्णों को विरुद्ध ज्यादा तकलीफ देगा। पर अति मात्रा में किया तो इनको भी तकलीफ देगा। एक शारीर स्थान अध्याय 2 सूत्र नंबर 7। पढ़िए, सूत्र पढ़िए, 7 नंबर का सूत्र। पढ़िए पढ़िए। योनि प्रदोषान मनसो अभिदाता अश्रु आहार विहार दोषात् अकाल योगात् बल संशयाश्च गर्भं चिरात् विनंति सप्रजा अपि। बस ये सेकेंडरी और प्राइमरी इनफर्टिलिटी के हेतु है। गर्भम चिदात विंदती सप्रजापि मतलब अप्रजापि, सप्रजा अप्रजापि, अपि से जिनको एक अपत्य है और अभी गर्भधारण नहीं हो रही है सारे प्रयत्न करके भी, ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और अप्रजापि जिनको गर्भधारण हो ही नहीं, सब नॉर्मल है फिर भी गर्भधारण नहीं हो रही है, इसमें आहार विहार दोषात है। इस आहार दोष में सबसे बड़ा है विरुद्ध आहार दोष। इसका संदर्भ और अच्छा, चिकित्सा स्थान अध्याय 30 सूत्र नंबर 158। शीत रुक्ष अल्प संक्लिष्ट विरुद्ध भोजना अजीर्ण भोजना, और फिर बाकी हेतु छोड़ दीजिए। आप में क्या कहते हैं? बीजोपघातजम क्लैब्यम। विरुद्धासन से बीजोपघातज क्लैब्य होता है। अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, विरुद्धासन ये बड़ा हेतु है। तो विरुद्ध अशन हम सिर्फ देखते हैं, विहार का भी उसमें विचार करना पड़ता है अतिदेश से। संहिता में विरुद्ध आहार के उस समय के कुछ उदाहरण उन्होंने दिए, हमें आज के उदाहरण ढूंढने चाहिए। गुजरात में, सौराष्ट्र में छाछ और दुग्ध एक साथ पीते हैं। छाछ और दुग्ध एक साथ पीते हैं। कच्चा दुग्ध पीते हैं, कच्चा दूध बिना उबाला हुआ दूध, इतना कटोरा भर के। हम जब पहली बार गए, एक किसान थे वहां पे, उन्होंने घर पे हमें खाने के लिए बुलाया, सर भी थे, हम खाने के लिए गए वहां पे, उन्होंने इतना कटोरा एक एक को दूध का शाम को, और वो भी बिना उबाला दूध। तो हमारी अभी आदत है कि हम पूछते हैं कि जहां जाते हैं कि यहाँ क्या ऐसे खाते हैं, यहाँ क्या ये खाते हैं। आज भी हमने 2-3 लोगों को पूछा कि यहाँ का फूड कैसा है, क्या रोज खाते हैं, घर में क्या क्या खाते हैं। तो ये ऐसा बिना उबाला हुआ दूध वो विरुद्ध ही है। अगर कोई पंजाब का आदमी, पंजाब में पैदा हुआ, पंजाब में वृद्ध हुआ, अगर केरल में गया और वो पंजाब की तरह सरसों का साग मक्के की रोटी खा रहा है, या फिर कोई केरलाइट पंजाब गया और वहां पे राइस प्लेट, मतलब राइस और प्लेट दो ही चीजें। हमारे यहाँ राइस प्लेट में बहुत सारी चीजें रहती हैं, पर केरल में राइस प्लेट में राइस ही रहता है और प्लेट रहती है बस। वो अगर आहार पंजाब में कर रहा है तो दोनों देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, ओष्ठ विरुद्ध कर रहे हैं। इस तरीके से, इस पद्धति से हमें आज रुग्ण क्या क्या विरुद्ध करता है इसका
इसके हेतु ढूंढने चाहिए, और ये हमारे नोटबुक में लिख के रखिए कि आपको क्या क्या विरुद्ध मिलता है और वो कौन से क्रम का। ये अच्छा टॉपिक है पढ़ाई का, खुद के सेल्फ असेसमेंट। आज के विरुद्ध, तो विरुद्ध है संकल्पना, बहुत विस्तार सी है। एक शॉर्ट में फिर से बताऊं, सिर्फ ऑपोजिट ये विरुद्ध नहीं है। बलवान समान गुण या बलवान विपरीत गुण या संयोग आदि विरुद्ध से जो देहधातु दुष्ट होते हैं, ऐसे संकल्पना को विरुद्ध संकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक विषय खत्म हुआ। कितनी बात संसर्ग संधिपात 2 मिनिट संपूर्ण। संसर्ग संधिपात जुट विचार विचार किती वेळ लागेल? 9 वाजता जेवायला सर 15 मिनिटं आहेत. संसर्ग संधिपात नाही विचारतो. If you are ready and if you have stamina, another 15 minutes will continue and at sharp 9 will move for dinner. Right. कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. If you are readily agreed, not of course, मात्रा विरुद्ध नहीं होना है. संसर्ग संधिपात जो आज विषय हुआ स्वतंत्र और परतंत्र, उसी के आगे का विषय है संसर्ग और सन्निपात. चरक संहिता संसर्ग सन्निपात चरक संहिता मीमांसा अध्याय 6 सूत्र नंबर 11 जो हम देख रहे थे, उसी के आगे की लाइन है. सवाल हमेशा मन में आता है कि ज्वर का वर्णन करते वक्त त्रिदोषज ज्वर भी है और सान्निपातिक ज्वर भी है, तो क्या सान्निपातिक और त्रिदोषज इसमें कुछ फर्क है या एक ही है? और संसर्ग और द्विदोषज इसमें कुछ फर्क है या वो समान ही है? इसका विचार हमें करना चाहिए. कई जगह सन्निपातिक प्रकार असाध्य बताए हैं और त्रिदोषज प्रकार एक कष्ट साध्य बताए हैं. अब देखिए, कभी व्याधियों का प्रकार जो है उनमें किसी जगह त्रिदोषज है, कभी जगह सन्निपातिक है. ज्वर में त्रिदोषज ज्वर भी है, ज्वर चिकित्सा में, और सन्निपातिक ज्वर भी है. तो क्या वो अलग अलग है? तो वो हमें देखिए, ये उसके आगे की स्टेज है. संसर्ग स्वतंत्र परतंत्र से अगली स्टेज है वो. तो जो सूत्र है अनुबंध्य अनुबंध कृतो दोष विशेष यथोक्त स्वतंत्र यथोक्त समुत्थान प्रशमः भवति अनुबंध्य तद विप्रदर्शनः तो भवति अनुबंधः. यहां देखा, इसके आगे की लाइन आप पढ़िए. अनुबंध्य लक्षण समन्विताः तत्र यदि दोषा भवति तत्त्रिकम सन्निपातिकम आचक्षते द्वयम वा संसर्गम. अनुबंध्य मतलब क्या? अभी आप मुझे बताइए. अनुबंध्य मतलब स्वतंत्र, लक्षण समन्विता, स्वतंत्र. ऐसे 3 दोष, मतलब 3 दोषों की विकृति दिखाई दे रही है, और तीनों दोषों की विकृति के लिए उनके खुद के स्व हेतु उत्पन्न है. तीनों दोष स्वतंत्र प्रकोपित है. उसी अवस्था में उसको सन्निपातिक कहते हैं. इसका विपर्य क्या हुआ? त्रिदोष के प्रकोप के लक्षण में अगर 1, 2 या तीनों दोष परतंत्र प्रकोपित होंगे
तो उसको सन्निपातिक नहीं कहेंगे, त्रिदोषज कहेंगे। जैसे आज हमने कुछ संदर्भ देखे कि अजीर्णाशन त्रयोदोषा प्रकोपम आपद्यते, अतिमात्राशनम सर्वे युगोप प्रकोप आपद्यते, यो हि मूर्तानाम आहारतानाम सौवित्यम गत्वा द्रव्ये तृप्तिम आपद्यते तस्य दोषः युगोप प्रकोपम आपद्यते, भूताभिषंगा त्रयोमला प्रकुप्यन्ति। ये स्वतंत्र नहीं है, तीनों दोषों का प्रकोप है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है तीनों, इसलिए ये सान्निपातिक नहीं है, ये त्रिदोषज हो सकते हैं। सर जब ये विषय लेते थे शुरुआत के निरूपण में, तो वो एक उदाहरण बताते थे, मैं उनके ही शब्दों में वो उदाहरण बताता हूँ। एक दिन सर पोद्दार कॉलेज में थे और वहां पे वो डिपार्टमेंट में बैठे थे, तो एक उनके कलीग वहां पे उनसे मिलने के लिए आए और वो बोलने लगे कि अरे मुझे शिरशूल है, वात प्रकोप हो गया, ज्वर है, पित्त प्रकोप हो गया और प्रतिष्ठा भी है, चश्मा प्रकोप हो गया, सन्निपातिक हो गया, अभी मैं मरने वाला हूं। ये सन्निपात नहीं हो सकता, मतलब मजाक चल रहा था उनका, ये सन्निपात नहीं हो सकता, ये त्रिदोषज हो सकता है, क्योंकि एक दो या कोई तो परतंत्र है। और द्वयम व संसर्गम, जब दो दोषों की विकृति दिखाई दे रही है और दोनों दोष स्वहेतु से विकृत है, तभी उनको संसर्ग कहते हैं। अगर एक या दोनों दोष परतंत्र विकृत है तो उसको द्विदोषज कहते हैं। इसका विस्तार संकल्पना का हम गुल्म संप्रति जब देखेंगे कल या परसों, उस समय हो जाएगा। आज थोड़ा सा वक्त था और विषय स्वतंत्र परतंत्र हो गया, इसलिए मैंने ये थोड़ा अति संक्षेप में मैंने कहा है। इसका विस्तार से विषय उदाहरण के साथ गुल्म में हो जाएगा और इसके बाद आपको पता चलेगा कि व्याधियों के प्रकार के नामकरण कैसे किए गए हैं। थैंक यू। अभी खाना खाएंगे।